अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, हमारे पास ज़िंदगी में दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक हम डिस्कशन कर सकते हैं और एक हम आर्गुमेंट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी बात पर कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो हमारे पास दो ऑप्शंस ये हैं कि हम किसी के साथ बैठें जो कि रेलिवेंट पर्सन है, या हम उससे आर्गुमेंट कर लें और या हम डिस्कशन कर लें। जब हम आर्गुमेंट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फोकस ये होता है, या हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सही कौन है। हम सिर्फ इसी दौड़ में होते हैं कि क्या वो सही है, क्या मैं सही हूँ, और हम हमारा सारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि हम ये प्रूव कर सकें कि बस हम ही ठीक हैं, और अगले की हम बात सुन भी रहे हों लेकिन हम उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे होते, या वो बहस बराए बहस वो चीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रही होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और उसको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उस पे हेल्दी डिस्कशन करें। और डिस्कशन से होता क्या है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि सही क्या है, आइंदा सही क्या रहेगा, और हमने चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कैसे करना है, बेहतरी किस तरह से लानी है ताकि ये सिचुएशन जो कि थोड़ी अनप्लेजेंट थी ये दोबारा से रूनुमा ना हो सके। सो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों के साथ जब आपका सामना हो तो हमेशा कोशिश हम सब की ये होनी चाहिए कि हम चीज़ों को डिस्कस करें, ना कि एक बहस में ख़ुद को उलझा लें। सो आज का ये मैसेज था। इसी मैसेज के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे। लाहौर का मौसम बहुत ही, मैं कहूँ कि नाखुशगवार है। मुझे तो गर्मी से बहुत ही उलझन होती है और काफ़ी दिन से हम मौसम गर्म भी देख रहे हैं, खुश्क भी देख रहे हैं, और बारिश की भी कोई प्रेडिक्शन नहीं। और राइट नाउ जो वेदर है इट्स 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। सो वेदर के हवाले से ये अपडेट है हमारे पास। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और सबसे पहली हमारे पास इंटरेस्टिंग ख़बर ये है कि जनाब एक अमेरिकन ख़ातून है जिसने 30 सेंटीमीटर्स तक अपनी दाढ़ी रख कर, यानी लंबी दाढ़ी रख कर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। अच्छा, इसके हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ। हम पाकिस्तान में भी देखते हैं ख़वातीन के जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो उनके फेशियल जो हेयर ग्रोथ होती है वो बड़ी और तरह की हो जाती है, और जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आने लग जाते हैं, जिसके लिए हम पाकिस्तान में ख़वातीन को देखते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। फिर ख़वातीन को प्रोसीजर्स करवाने पड़ रहे होते हैं, कोई ना कोई लेज़र्स या इस तरह। बहरहाल मैंने आज तक वैसे जितना भी ऑब्ज़र्व किया है, बाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते। एनी हाउ, इस खातून की तरफ आएंगे। इसको भी बचपन से, जब ये 13 ईयर्स ऑनवर्ड, जब ये प्यूबर्टी में आई और फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा हो गए और गैर ज़रूरी बालों की नशोनुमा इतनी ज़्यादा हो गई कि इनिशियली इसको शेव करना पड़ती थी। अच्छा, वो शेव इस तरह से थी कि इसको एक दिन में कई कई बार भी शेव करना पड़ रही थी। सो एट द एंड ये इतनी टायर्ड हो गई कि इसने अपनी शेव करना ही छोड़ दिया, और फिर अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो बाल बढ़ते 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 नाउ इट्स 30 सेंटीमीटर्स। ये इतनी लंबी दाढ़ी हो चुकी है और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो है इसका नाम जो है वो अपने पास दर्ज कर लिया है। ये खातून, इसकी तस्वीर अभी आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख भी सकते हैं। सो पहली हमारे पास स्टोरी ये थी। अगली खबर की तरफ आएंगे, और हम सब खाने के बहुत शौकीन होते हैं, मोस्ट ऑफ अस बहुत फूडी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसी शादी की तकरीब में कोई जानवर, कोई भालू, उसने एंट्री दी और वो तमाम जहाँ वो वहाँ पर जितने भी डिज़र्ट्स पड़े हो, जितना भी मीठा पड़ा हो, उस पर सफाया कर दिया हो। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं बेसिकली ये अमेरिकन रियासत कोलोराडो है। यहाँ पर एक शादी की तकरीब हो रही थी। इस तकरीब के दौरान भालू ने अपनी एंट्री दी और जितना भी मीठा था उस पर सफाया कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि फिर फौरी तौर पर वहाँ पर सिक्योरिटी को तलब किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, भालू को वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ख़बर थी और हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए ये वीडियो, कि लोग एक तो ख़ुद चाहते हैं कि उनकी जो शादी है वो ऐसे मुनफरद अंदाज में हो कि वो याद रहे, लोगों को बरसों तक याद रहे। लेकिन कभी कभी नेचुरली भी कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग आपकी शादी भुलाए नहीं भूलते, यानी ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हो जाते हैं। सो ये भी हमारे पास एक टॉप स्टोरी थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद आज के शो के हाईलाइट्स और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस्म में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन से गुर्दों की सेहत किस तरह से मुतासर होती है। मुसलसल मेडिसिन का इस्तेमाल आपके गुर्दों को कितना मुतासर कर सकता है।
अदर देन दिस हम बात करेंगे कि हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म, जब आप पर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा हो सो उससे अपनी इस्लाह किस तरह से की जा सकती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए आज हमने बात करनी है यूट्यूबर्स अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए पाकिस्तान के बारे में गलत मालूमात क्यों फैलाते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है, रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हमने बात करनी है इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया, आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, इसको भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त मुल्क में अगर हम देखें तो आइनी बहरान की सूरत हाल है, क्राइसिस है और मज़ीद आगे क्या हो सकता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में आज हमने बात करनी है बेईमानी, एक बड़ी मुआशरती बुराई है, ईमानदारी और दयानतदारी हमारे मुआशरे में नापैद क्यों हो चुकी है, इसको भी हमने डिस्कस करना है। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, और जब हम गुर्दों की बात करते हैं तो गुर्दे ऑब्वियसली हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, इसके साथ साथ हमारी हड्डियों की मजबूती का बायस बनता है, इसके साथ साथ हमारे जिस्म के और बहुत ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिसमें हमारी किडनी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में देखें, जैसे जैसे एडवांसमेंट हर चीज़ में हो रही है वैसे वैसे बीमारियों में भी बहुत इजाफा होता जा रहा है और इतनी नित नई बीमारियाँ और इतनी कॉमन होती चली जा रही हैं कि इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है। सो अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हर 10 में से एक शख्स जो है वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो रहा है। मोस्टली एक तो चलें डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप अपनी डायबिटीज़ उसको कंट्रोल ना करें, बट अदर देन दिस डिहाइड्रेशन या मुसलसल जो पेन किलर्स या इस किस्म की दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल आपके गुर्दों की सेहत को किस हद तक कर सकता है और आइडियली क्या किया जाना चाहिए, इसको आज हमने डिस्कस करना है। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नबीहा इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले डिहाइड्रेशन का क्या लिंक है हमारी गुर्दों की सेहत के साथ, कि अगर बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में जाती है तो इससे हमारे गुर्दों पर क्या असरात मुरतब होंगे? थैंक यू रुकमा। बेसिकली जैसे आपने बताया कि गुर्दे हमारे जिस्म का वो हिस्सा हैं जो बहुत सारे अहम फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, जैसे आपने बताया हड्डियों की मजबूती, खून की कमी को पूरा करना, जिस्म में से एक्स्ट्रा जो फाजिल मवादात जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनको रिमूव करना, और इसी तरह से जो है वो नमकियात का तनासुब बरकरार रखना, और बहुत से और सारे फंक्शंस हैं। अब अगर एक इंसान पानी कम पीता है, स्पेशली हमारे एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए, जिस तरह से आजकल गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसमें ऑलरेडी जो है वो एक नॉर्मल इंसान भी डिहाइड्रेटेड होता है। अब जब किडनीज़ में पानी मुनासिब अमाउंट में नहीं पहुंचता तो वो प्रॉब्लम ये कॉज करता है कि जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं वो किडनीज़ में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी से प्रॉपर्ली वो निकलते नहीं हैं। हम जो भी खा रहे होते हैं और जो पीते हैं उसके अंदर जो हमारी प्रोडक्ट्स हमने ली हैं वो मेटाबोलाइज होंगी, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और बाकी दो जगह हैं जहाँ से हमारी बॉडी से निकलेंगी, एक आपका लिवर है और दूसरा आपकी किडनीज़ हैं। अब किडनीज़ को आप ऐसे ही ले लें जैसे कहीं भी कोई गलाजत या गंदगी का ढेर पड़ा है, उसको अगर हमने सफाई करनी है तो पानी से बहाना है उसे। तो अगर हम पानी नहीं होगा हमारे गुर्दों में तो वो किडनीज से रिमूव नहीं हो सकेंगी, और जब वो रिमूव नहीं होंगी तो डेफिनेटली बॉडी पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल इंसान के लिए। दिन में 3-3.5 लीटर आज के कल के जो मौसम को देखते हुए इतना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सो 3-3.5 लीटर विच मेक्स अराउंड हाउ मेनी ग्लासेस? 12 से 15 ग्लास बनते हैं। 8 से 15 ग्लास के दरमियान जो है वो एक दिन में आपको पीना चाहिए पानी। अच्छा, लेकिन पानी पीने का सही अंदाज क्या होता है? एक वो लोग होते हैं जो पानी की बोतल आके रखी और डीक लगा के एकदम एक ही सिप में सारा पानी पी लिया। सो इससे होता क्या है कि एक वो फील आती है कि आपका पेट जो है वो फूल गया, ऐसे उसमें कोई हवा सी आ गई है, मतलब ये चीज़ें हमें फील होती हैं। सो पानी पीना किस अंदाज में चाहिए, कितने सिप्स में पीना चाहिए, और अगर हम एकदम पानी का एक ग्लास पी लेते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक और या उसको सिप्स में हम डिवाइड नहीं करते, सो उसका क्या कोई इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पर?
इफ़ेक्ट तो नहीं है बॉडी पे, लेकिन येस डेफिनेटली यू फील अनकंफर्टेबल। लेकिन उसमें इस तरह से, जैसे हमें इस्लामिकली भी पता है कि पानी आपने बैठ के पीना है, 3 सिप्स में पीना है, तो हम उन चीज़ों को फॉलो करें तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन ये है कि येस इफ़ यू नीड टू ड्रिंक 3 लीटर्स, एक दिन में आपने 3 लीटर पीना है, तो आप अपने पास बॉटल रख लें, उसको आप डिवाइड कर दें आवर्स में कि हम इतने घंटे में हमने इतना पानी पीना है। जैसे आपने 6 घंटे में 1 लीटर पानी पीना है या 8 घंटे में 1 लीटर पीना है, आपने बॉटल आपके पास होगी, आप उसमें से डालें और पीते रहें। वो थोड़े थोड़े गैप के साथ आप पीते रहें। और जैसे हम कोई मतलब एक्टिविटी करके आते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमें प्यास ज़्यादा लग रही होती है, दैन यू कैन टेक 1 से 1.5 गिलास भी बाज़ औक़ात पिया जाता है। तो ये है कि आपने उसको टारगेट करना है कि आपने दिन में इतना पानी पीना है। बेसिकली अगर पानी का इस्तेमाल कम होगा तो जो डिपॉज़िट्स हैं वो गुर्दे में जाके होना शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो है वो गुर्दे में आप इस तरह से कह लें हमारे टॉक्सिन्स ऐसे जो हैं वो होते हैं जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करते हैं और किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं। इसी तरह से वो लोग ये तो हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं कि इनको 3-3.5 लीटर पानी एक दिन में पीना है अपने गुर्दों की सेहत को बरकरार रखने के लिए। अब मौसम देखते हुए सर्दियों में यस यू कैन टेक 2.5 से 3 लीटर, मतलब उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो स्टोन फॉर्मर्स हैं, जिनके गुर्दों में जिनको है प्रॉब्लम्स कि उनके गुर्दों में पथरियाँ बन जाती हैं, उनके लिए पानी ही सबसे पहली चीज़ है जो उनकी स्टोन फॉर्मेशन की प्रिवेंशन करती है। क्योंकि डिफरेंट तरह के स्टोन्स होते हैं। यूरिक एसिड का स्टोन्स है, आप यूरिक एसिड का इंटेक कम कर दें, लेकिन अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और पानी आप कम पी रहे हैं तो वो डेफिनेटली गुर्दों में जाके डिपॉजिट होगी और वहाँ पे स्टोन बनाएगी। तो उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पानी का इस्तेमाल इतना ज़रूर रखें। और इसमें दूसरी चीज़ एक और जो देखी मतलब स्टडीज़ शो करती हैं, वो लोग जिनको यूरिन एक दिन में 2 से 2.5 लीटर आता है, जो स्टोन फॉर्मर्स होते हैं, तो उनमें जो है स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाती है। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि अगर हम पानी कम पीते हैं तो इससे हमारे किडनी में स्टोन्स के खतरात वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ बाज़ लोगों में जो उनका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है या आप कह लें पेशाब की नाली, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजश, सूजन हो जाती है। सो क्या ये भी रिलेटेड है अगर आप पानी कम पी रहे हैं इससे? सोजिश जो है वो यस हो सकती है, उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। उनमें से एक हम इस तरह से ले सकते हैं कि पानी की कमी की वजह से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पानी कम पीते हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो फ्लश नहीं हो रहा होता ब्लैडर उस तरह से, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से यस इन्फ्लेमेशन हो सकती है। खतरात क्या होते हैं अगर हम पानी कम पीते हैं? एक आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं किडनी स्टोन्स के लिए, कभी कभी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, आपके किडनीज प्रॉपर तरीके से फ्लश नहीं हो रहे होते, उनके जो टॉक्सिन्स हैं वो नहीं रिमूव हो रहे होते। अदर देन दिस और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से? डिहाइड्रेशन की वजह से एक तो ये चीज़ हो गई कि हमारे जो हैं वो किडनीज़ पे इफ़ेक्ट आता है, बाकी बॉडी पे भी इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। आपको बीपी लो होना शुरू हो जाता है, सिनकपीज़ होना शुरू हो जाती हैं पेशेंट्स को, और इसके अलावा ये है कि आपकी अदरवाइज़ हेल्थ भी जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये है कि डिहाइड्रेशन सिर्फ किडनीज़ के लिए नहीं, पानी तो पूरी जिस्म के लिए, क्योंकि हमारा 70% जो है वो बॉडी पानी से बना हुआ है। तो उसकी जब हम डिहाइड्रेशन होगी तो वो क्वांटिटी कम होगी, तो वो डिफरेंट चीज़ों पे, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स पे जो है, जो नमकियात होते हैं उस पे इफ़ेक्ट करता है, फिर हमारी स्किन टर्गर को जो है वो ख़राब कर रहा होता है। लेकिन आप ये देखें, अभी जिस तरह से आपने कहा कि इतना इतना आपने पानी पीना है, मतलब 3-3.5 लीटर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई बीमारी नहीं, बट कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपने रिकमेंड करवाना है? ठीक है, आपने अपनी गुर्दों की सेहत को बरकरार रखना है, लेकिन उस सेहत को बरकरार रखने के लिए आपने अपने मॉलिज से या न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से डिस्कस करना है कि हम इतना पानी पी सकते हैं। अभी हर एक के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। सो हमने कौन कौन सी कंडीशंस में इख्तियात करनी है और ऐसे खुद से पानी कंज्यूम नहीं करना कि हम पीते जाएं और पीते जाएं, उल्टा फायदे की जगह नुकसान। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली जो है ना, हमारे हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी सी के साथ जिनका लिवर ख़राब हो चुका होता है वो सॉरी, और इसी तरह से किडनी डिजीज़ के जिनको किडनी की बीमारी हो चुकी है, उनमें अब जो है वो बॉडी बेसिकली ये तीनों सिस्टम्स ऐसे हैं जो पानी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे होते हैं या बॉडी की सर्कुलेशन को, जो वो पानी की सर्कुलेशन को बॉडी में मैनेज कर रहे होते हैं। अब अगर किसी का हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा और वो पानी पीता जाएगा
तो उसका डेफिनेटली हार्ट पे लोड पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और वो पानी जो है फिर फेफड़ों में जाएगा। तो आपने उन केसेस में जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको किडनीज़ का इशू है, या जिनको लिवर का इशू है, उसमें आपने अपने मॉलेज की मतलब उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली आपने पानी का इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास गुर्दों के मरीज़ आते हैं, अब उसमें जब गुर्दे काम नहीं प्रॉपर कर रहे तो वो यूरिन भी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, कम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो उन पेशेंट्स को अगर हम इतना पानी रेकमेंड करें तो वो तो दूसरे दिन हमारे पास जो है वो सांस की ख़राबी और सारे प्रॉब्लम्स के साथ आ जाते हैं। तो उनको जो है वो आपको उनका बॉडी वॉल्यूम स्टेटस देख के हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपने 1 लीटर पानी दिन में पीना है या 1.5 लीटर पीना है, वो अकॉर्डिंग टू जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। सो जहाँ पे आपको कोई डिज़ीज़ है वहाँ पे आपने अपने मॉलेज के मशवरे के बगैर बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें पानी पीने की हैबिट ही नहीं होती, वो पूरा दिन जो है वो शायद एक ग्लास के साथ गुजार लें, या कभी कभी उनको एक ग्लास की भी ज़रूरत नहीं होती, उनका ध्यान ही नहीं होता पानी की तरफ। सो उसके क्या नुकसानात हैं, और जिन लोगों में ये हैबिट ही डेवलप नहीं है तो उनको फिर क्या करना चाहिए हैबिट डेवलप करने के लिए आपको यही है, मैं तो सब लोगों को मशवरा देती हूँ कि अपने पास ना आप पानी की बोतल रखा करें, और टाइम ड्यूरेशन उसका आप कर लें, फिक्स कर लें कि इतनी देर में मैंने इतना पानी पीना है। और वो देखें बॉडी की नीड तो वैसे ही है ना, जैसे आप बैठे हुए आपको नहीं प्यास लगती, आप नहीं पीते, लेकिन बॉडी इज़ रिक्वायर्स दैट अमाउंट, तो वो आपको पीना तो है। अगर हैबिट नहीं भी है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको उसकी आदत डालनी चाहिए, वो पीना ज़रूरी है, लेकिन इन नॉर्मल पर्सनस। बाकी जो है जैसे हमने डिस्कस किया है, जिनको कोई इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल पानी जो है अपने मॉलेज के मशवरे के बगैर नहीं पिएंगे। अच्छा, जब हमारी बॉडी एक डिहाइड्रेशन के स्टेट में जाती है तो होता क्या है कि हमारी ज़ुबान खुश्क होने लग जाती है, या कभी कभी हमें मुख्तलिफ गट इश्यूज़ भी आने लग जाती हैं। हमारी किडनी मुतासर हो रही है डिहाइड्रेशन की वजह से, इसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आप डिटेक्ट कर सकें कि अच्छा नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस और हमने एक अच्छे अमाउंट में पानी जो है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करना है? सो इज़ देयर एनी साइन एंड सिम्पटम? हाँ, उसमें यह है कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं, एक तो वही आपको थकावट महसूस होगी, आपको चक्कर आएंगे पानी की कमी की वजह से, जो जनरली होता है। इसके अलावा आपको यूरिन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है या कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, यूरिन का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। तो वो एक, और आप जब पास करेंगे यूरिन तो आपको थोड़ी सी जलन फील होती है, या आपको मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबल। नॉर्मली इट इज़ टेकन एज इन्फेक्शन। हमारे यहाँ पर अगर जलन के साथ यूरिन आ रहा है तो उसको यही कहा जाता है कि अच्छा जी वो कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। यूजुअली तो ऐसे ही होता है कि अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसमें जो है वो यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है जब इन्फेक्शन होता है। जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है तो, और उसकी पीएच जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ी सी बर्निंग सी करते वक्त फील होती है, और आपको कलर भी यूरिन का जो है वो डार्कर नज़र आना शुरू हो जाता है, और अमाउंट उसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो बेसिकली किडनीज़ ने तो अपना फंक्शन करना है। किडनीज़ ने क्या करना है, अगर आपकी बॉडी जो है उसमें पानी जो है वो कम मिकदार में मौजूद है, तो किडनीज़ ने बॉडी को तो पानी प्रोवाइड करना है, तो वो ये करेगा कि यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करके पानी को कंजर्व करना शुरू कर देगा। तो तब आपको जो है वो यूरिन का कलर भी डार्क फील होगा, और उसके वजह से जो है वो किडनीज़ पे स्ट्रेस आएगा। मैंने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे लोगों को कहते सुना कि हम हफ्ते में ना एक दफ़ा ORS का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, हमें प्रॉब्लम हो या ना हो। नॉर्मली तो हमारे यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाए तो उस सिचुएशन में ORS का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस रहें। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ये बात कर रहे थे, और उनमें से चंद एक डॉक्टर्स भी थे कि हम हफ्ते में एक दफ़ा ORS का इस्तेमाल लाजमी करते हैं ताकि हम ओवरऑल फिट रहें, हम मुख्तलिफ चीज़ों से बचे रह सके, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ना हो। वैसे ही हमें इस मौसम में पसीना वगैरह काफ़ी आता है। सो इज़ इट ओके कि अब वंस अ वीक ORS का इस्तेमाल कर लें? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी और इट्स नॉट नीडेड एक्चुअली। अगर देखें आपके यू आर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव, आप उसके अंदर होता क्या है ORS में बेसिकली जो है वो सोडियम और पोटेशियम होता है और शुगर्स होती हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। अब अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है या आपको शुगर है तो आप ORS का यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी शुगर या ब्लड प्रेशर को डिरेंज करेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी करते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा जैसे मैराथन रनर्स होते हैं, वो खाली पानी अगर पीते रहें तो उसमें सोडियम कम हो जाता है क्योंकि वो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर होता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी नहीं है, इफ़ यू आर नॉर्मल, सो देन यू आर गुड टू गो, आप फिर ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बहुत। हाँ, आप सिंपल अपने खाने में देखिए, हमारी एक जो हमारी यहाँ पे डाइट है ना हमारे एरिया मतलब रीजन में, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोडियम रिच डाइट है। हम नमक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे के ऊपर भी नमक डाल कर उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस तरह से नीडेड होती है मतलब कि आप ऐड वो ORS लें या
हाँ, कहीं आपको अगर किसी वक्त बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यू आर डिहाइड्रेटेड, आपको हो रहा है, तो हम ये स्कंजबीन वगैरह बनाते हैं, हम इन दैट केस यू कैन टेक ORS, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो पेन किलर्स हैं, कौन कौन सी पेन किलर्स और इन जनरल पेन किलर्स, हाउ मच दीज आर वेरी हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ योर किडनी? अच्छा, बेसिकली मेडिसिन्स में जो है ना, दे शुड ऑलवेज बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे जो जर्नल हम सब का ट्रेंड यही है कि पेन हुई, हमने लिया, वहाँ पे गए, फार्मेसी पे गए, हमें ओवर द हाँ, ओवर द काउंटर काउंटर मेडिसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है दैट इज़ डेंजरस। अब अगर लेट्स सपोज कि आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है एंड यू आर गोइंग टू टेक पेन किलर्स और रेगुलर आपने लेना शुरू कर दिया, एक आध टैबलेट तो डेफिनेटली उस तरह से नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो नुकसान करेगी, क्योंकि डिहाइड्रेटेड स्टेट में अगर हम जो है वो पेन किलर्स लेते हैं तो वो किडनीज़ को नुकसान पहुंचाती है। डिहाइड्रेशन एंड द यूज ऑफ मेडिसिन, पेन किलर्स। लेकिन अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में नहीं है, लेकिन आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी है, सर दर्द रहता है, कान का दर्द है, किसी भी किस्म का कोई दर्द है, तो अगर आप उसमें पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली क्या ये हमारी गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल। वी आर हैविंग अ लाइव कॉलर, ज़रा पहले एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल करना चाहेंगे आप डॉक्टर साहिबा से? बेटा, मेरे गुर्दे में काफी अर्से से कुछ सोजिश भी है और दर्द होती है वगैरह। मैंने पिछले दिनों में अल्ट्रासाउंड कराई, तो में वो कह रहे थे पथरी है, ये ऑपरेशन कराया। मैं कहा, मैं टीवी देख रहा था, तो मैं कहा बाजी से इंफॉर्मेशन ही ले लें। बिल्कुल ठीक हो गया। इनके गुर्दे में सोजिश भी है और पथरी है, सो अब इनको क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। अच्छा, देखिए, जैसे ये इन्होंने बताया कि इनके गुर्दे में पथरी है और उसमें सोजिश भी है, इसका मतलब है इनकी जो पथरी है वो कहीं ना कहीं गुर्दे में के ट्रैक में जो है वो रुकावट पैदा कर रही है। अब इस रुकावट को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मौजूद रहेगी तो ये अल्टीमेटली किडनी को इफ़ेक्ट करेगी और किडनी को डैमेज कर देगी। अब उसके लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखना है कि उस पथरी का साइज़ क्या है, आया वो मेडिसिन्स के साथ जो है वो निकल सकती है, और उसका साइज़ इतना बड़ा है कि वो मेडिसिन्स के साथ नहीं हो सकती और हमें उसे सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ेगा। लेकिन उसको रिमूव करवाना और टाइमली रिमूव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। वैसे आप तो खैर मतलब हम अगर होम्योपैथिक की बात करें, शायद आप अग्री ना करें, लेकिन मैंने बड़ा कामयाब गुर्दों की पथरी का इलाज होम्योपैथी में होता देखा है। हाँ, उसमें है डेफिनेटली, उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो वो आपकी पथरी निकल जाती है, वो टूट के निकल जाती है अगर बड़ी भी हो। लेकिन ये है कि उसमें आपने ना दो तीन चीज़ें मॉनिटर करनी है। एक, जब आप वो ले रहे हैं तो आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि गुर्दे में जब पथरी आती है ना तो वो पीछे गुर्दे पे प्रेशर करती है, तो उसमें आपका जो किडनी फंक्शंस है, जो क्रेटिनिन हम कहते हैं, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली आपने मेडिसिन देनी है। अगर आपका क्रेटिनिन बढ़ता जा रहा है तो फिर यू डोंट हैव मच टाइम कि आप वो अल्टीमेटली फिर फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो आपने टाइम और अगर आप होम्योपैथिक किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, हर एक के पास ना जाएं, क्योंकि जो मुस्तनद डॉक्टर होगा वो आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके रिपोर्ट्स को देखते हुए एक्चुअली में आपको चीज़ें जो है वो गाइड करेगा या कोई ना कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। अच्छा, जिस तरह से इनको भी गुर्दे की पथरी का इशू है और हम पाकिस्तान में देखते हैं काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके किडनी स्टोन्स का उनको इशू होता है, सो नंबर वन उनको क्या करना चाहिए? इमीडिएट रिमूवल की तरफ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। अदर देन दिस, वो क्या उनको ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें, कोई रेमेडीज़ हो जाएं या ट्रीटमेंट ऑप्शन, अपना अभी ख्याल कैसे रखें कि मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो? देखिए, स्टोन डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो समटाइम्स ना जो है वो नोटिस चली जाती है। आपको पेन हुई, आपने मेडिसिन ले ली, पेन सेटल हो गई, लेकिन वो स्टोन वहीं है और वो मतलब उसको पेन के नहीं है तो आप नहीं फॉलो करते उसको। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, अगर स्पेशली आप स्टोन फॉर्मर हैं तो आप अपना कुछ अरसे बाद अल्ट्रासाउंड करवा के ज़रूर देख लें, अपने किडनी फंक्शन ज़रूर करवा लें। और स्टोन की प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टोन बार बार बने ना। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वही आ जाता है कि पानी का इस्तेमाल। पानी के इस्तेमाल के साथ आपने ये एनालाइज करना है कि आपका स्टोन बनता किस चीज़ से है। आपका अगर कैल्शियम का स्टोन बन रहा है तो आपने कैल्शियम इंटेक कम करना है। कैल्शियम में भी जो है, अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है तो ऑक्सलेट का इस्तेमाल कम कर देना आपने, जिसमें जो है वो हमारे हरे सब पत्तों वाली सब्जियां, टमाटर, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं।
यूरिक एसिड जो है वो हमारी प्रोटीन डाइट में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रेड मीट्स हैं, दालें हैं, उसको कम कर देना है। इसी तरह से अगर आपका फॉस्फेट स्टोन्स है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है, वहाँ पे आपको कैल्शियम सो ये नहीं होता कि आपने सिर्फ ये देखना है कि किडनी स्टोन्स हैं वो किस किस वजह वजह से से हैं, उसको भी मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी बहुत है। इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टोन्स जो हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं वो आपकी मेडिसिन से यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल होने से पानी के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं। आप थोड़े से बेसेस लें, जैसे ये होता है सिट्रोसोडाज, इस तरह की चीज़ें ये लें तो उससे डिज़ोल्व होकर वो निकल जाते हैं। लेकिन कैल्शियम के स्टोन्स जो हैं वो बड़े जो हैं वो ऐसे होते हैं जो इस तरह नहीं निकलते और किडनी को डैमेज भी कर रहे होते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टोन की टाइप देखनी है और फिर उसकी प्रिवेंशन। उसमें मुख्तलिफ मेडिसिन भी हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं, तो आपने उसको देखना है। और स्टोन फॉर्मेशन से ज़्यादा स्टोन प्रिवेंशन जो है ना उसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। और स्टोन प्रिवेंशन के लिए आपने, मेरे ख्याल में जो सबसे पहली बात है कि आप फिर खुद से सप्लीमेंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स जो डिफरेंट बिल्कुल। फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल मत करें। अगर आपको लेना भी है तो किसी मॉलेज की रहनुमाई में बिल्कुल। उसको जो है उसका इस्तेमाल जैसे लोग करें। कैल्शियम बहुत कॉमनली हम लोग लेते हैं, लेकिन अगर कोई स्टोन फॉर्मर है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे कैल्शियम की नीड है और आपको लेना चाहिए, प्रिस्क्राइब लेना चाहिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी चीज़ लेनी है वो प्रिस्क्राइब लेनी है। लेकिन अगर आप जैसे फ़र्ज़ करें किसी को कैल्शियम स्टोन्स हैं और वो कैल्शियम लेता जा रहा है तो ऑब्वियसली उसके स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको एक्नॉलेज करना कि है क्या और करना। और अगर किसी को भी स्टोन्स हैं सो बेहतर यही है कि आप फौरी तौर पर इसके रिमूवल की तरफ जाएं। इसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। Yes. मेरे ख्याल में अगर कुछ सर्टन सिचुएशन 1% 2% ऐसी होती हैं जिसमें फिर अल्टीमेटली आपको सर्जरी की तरफ जहाँ पे जाना पड़ता है, वो stone- बहुत रेयर हाँ, है वैसे। rare होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, पेन किलर्स की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल। क्यों अवॉइड करनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर हम लेट्स सपोज मुझे माइग्रेन है और मुझे ट्वाइस अ मंथ इसका अटैक होता है और मैं कोई ना कोई पेन किलर ले लेती हूँ, तो इज़ इट सेफ़ टू यूज़ अगर मैं अपनी मेडिसिन ले लूँ? लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हाउ वुड यू डिफाइन जो अल्टीमेटली हमारे गुर्दों को मुतासर करेगी क्विकली बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम? अच्छा, बेसिकली ना ये जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपको माइग्रेन है एंड इट्स ट्वाइस अ मंथ तो आपको प्रोफिलैक्सिस उसका होता है, आपने वो लेना है। इसी तरह से कुछ ऑर्थो के जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको जॉइंट पेन्स होती हैं उनको पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, लेकिन उनको फिर इस तरह से लेने हैं कि वो मॉनिटर्ड लेंगे, वो अपने किडनी फंक्शंस को मॉनिटर करेंगे और कोशिश करेंगे मिनिमल अमाउंट में जितनी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें उसको फॉलो करें प्रॉपर्ली। इसी तरह से इफ़ यू आर डायबिटिक तो आपने पेन किलर्स का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दो चीज़ें हो जाएंगी, एक डायबिटीज़ आपके किडनीज़ को इफेक्ट करिए, एक पेन किलर्स। तो आपने वहाँ पे बहुत एहतियात से लेने हैं पेन किलर्स और ट्राई करें कि वो पेन किलर्स लें जो किडनी सेफ़ हैं, रीनल फ्रेंडली हैं। इसी तरह से बाकी भी चीज़ों को, पेन किलर्स खाली हमारे किडनीज़ को इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हमारे जीआईटी को, गट को भी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ क्विकली इसका भी जवाब चाहूँगी, हम सब अपने किडनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं और हम प्रिवेंटिव साइड पर रहें, इसके लिए हमें क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उन चेंजेस को लाने की ज़रूरत है? उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा इनटेक है, हम क्या खा रहे हैं। अब आजकल हम बहुत कॉमनली जंक इस्तेमाल करते हैं, ओबेसिटी उसकी रीज़न है एक, और साथ सोडियम इनटेक बहुत ज़्यादा है, वो हमारी किडनीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। इस वक्त ओबेसिटी जो है ना वो डायबिटीज़ के आसपास ही कहीं आ गया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। बेसिकली ओबेसिटी होगी, डायबिटीज़ भी होगी, हाइपरटेंशन भी होगी, और ये सब कुछ जो है वो हमारे लाइफस्टाइल से है। इसके अलावा एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी, जैसे भी करके टाइम थोड़ा सा निकालें हम। इसके अलावा आपने अपना वही वाटर इनटेक ज़्यादा है, मेडिसिन अगर हमने लेनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिन का बहुत ट्रेंड है, तो उसको आपने जो है ना वो बग़ैर प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेनी है, आपने बग़ैर नॉलेज के इस्तेमाल नहीं करनी। अब अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें, अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें, एंड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें ईयरली अपने रीनल फंक्शंस और यूरिन का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके आप एक सेफ़र साइड पर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नबीहा, हमारे साथ शो का हिस्सा थी। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। आज हमने बात करनी है हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म। जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं सो एक जो तनकीद होती है वो तनकीद बराए इस्लाह होती है और एक होती है तनकीद बराए तनकीद। तनकीद बराए तनकीद मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग करते हैं जो आपको अच्छा नहीं समझते, जिनके आपके साथ कोई ना कोई क्लैशेस होते हैं। जब हम तनकीद बराए इस्लाह की बात करते हैं तो ये एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है और ये आपके लिए, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी के लिए एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट
हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारी जो मतलब हम पर जो तनकीद की जा रही है वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्टिव किस्म का क्रिटिसिज्म है, हमारी बेहतरी के लिए क्रिटिसिज्म है, या हमें सिर्फ लेट डाउन किया जा रहा है, हमारा मोरल डाउन किया जा रहा है, और दोनों सिचुएशंस में हमारा आगे से रिएक्शन कैसा होना चाहिए और हम अपनी चीज़ों को किस अंदाज में बेहतर कर सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और हमारे साथ लाइफ कोच जहांजेब इस वक्त शो का हिस्सा है। जहांजेब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो हम ज़रा टर्न बाय टर्न दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक है तनकीद बराए इस्लाह, एक है तनकीद बराए तनकीद। तनकीद बराए तनकीद का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि अगला हमें लेट डाउन कर रहा है, बेसिकली वो इनसिक्योर है या वो हमसे जेलस है, कुछ ना कुछ ऐसा है। सो हमने आगे से डील किस तरह से करना है, आइडेंटिफाई एंड देन हाउ टू कोप अप। देखें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो तो आपको समझ आ रहा होता है कि ये मेरी इस्लाह के लिए बात की जा रही है या मेरी बेहतरी के लिए बात की जा रही है। लेकिन जिस वक्त आपको किसी भी इंसान का ना, आपको उस वक्त पता लग जाता है जब फॉर एवरी अदर थिंग वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है। और आपका दो तरह के लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में। एक जो कि आपका एक क्लोज़ बबल होता है, क्लोज़ सर्कल होता है, और उस सर्कल के लोग आपको पता होता है कि आपके साथ मुखलिस हैं। अच्छा, एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि एक्सटर्नल ग्रुप होता है, और उसमें आपको कहीं ना कहीं ये समझ आ रही होती है कि यार चलो ठीक है, इसने एक आधी बात की, इट मेक सेंस, हाँ ये मुझे और लोगों ने भी कहा, ये वो एक रेलेवेंट चीज़ है जो मुझे और लोग भी कहते हैं, आई शुड वर्क ऑन इट। लेकिन वही शख्स जब हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपकी, यार तुम्हारा ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, उसका मतलब ये होता है, देखें अगर कोई बंदा आपकी इस्लाह चाहता है ना, तो वो कभी भी आपको हर चीज़ के ऊपर नहीं क्रिटिसाइज़ करेगा, क्योंकि सेंसिबल आदमी अगर होगा ना तो उसको पता होगा कि यार मैंने 4 चीज़ों पे उसको कहा है, तो 2-3 चीज़ें मुझे छोड़ देनी चाहिए। हम सब के साथ जिस वक्त हम एक डेवलपिंग एज में होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, और मुख्तलिफ फेजेज़ ऑफ लाइफ में होते हैं, तो एक ही चीज़ जब होती रहती है ना हमारे साथ, या कोई एक ही टाइप का क्रिटिसिज्म या एक ही शख्स हमें क्रिटिसिज्म करता रहता है हमारे ऊपर, तो हम कहीं ना कहीं अपने एक शेल में चले जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। वो हमें छोटी उम्र में नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद हमें समझ आ जाता है कि ये क्रिटिसिज्म जो हो रहा है ना, ये इस बंदे की आदत है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिटिसाइज़ करके मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हम कहीं ना कहीं इस शख्स का कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हैं। हमने अब पहचानना कैसे है कि हम पर तनकीद बराए तनकीद की जा रही है? देखिए, तनकीद बराए तनकीद हमेशा आप आइडेंटिफाई उस तरह से करेंगे जब सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा होगा आपको। जब क्रिटिसिज्म सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा ना, तो वो तनकीद बराए इस्लाह होगी। जब तनकीद बराए तनकीद है तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, ये तुम्हारे अंदर गलत है, अच्छा नहीं आज तुम अच्छी नहीं लग रही, अच्छा चलो अच्छी तो नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, या आज तुम्हारी ये चीज़ ख़राब है, अच्छा इसको मैं ठीक किस तरह करूँ। वहाँ जवाब लॉजिक्स नहीं दिए जा रहे होंगे, Illogical, सॉल्यूशंस नहीं बताए जा रहे होंगे, हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए तनकीद बराए तनकीद पर? दो चीज़ें हैं। एक, आपका अगर अपना इंटरनल मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे भी पॉजिटिविटी निकालेंगे कि ठीक है, एक सिचुएशन है एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट। उसने एक बात की है, मुझे बाउंस बैक करना है, मुझे अपने आप को बेहतर साबित करना है। एक चीज़ ये होती है कि यार आई हैव आइडेंटिफाइड द पर्सन, लेट हिम और हर से इट, क्योंकि ये इसकी आदत है। कई रिलेशंस हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगियों से निकाल के नहीं फेंक सकते, लेकिन कई रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। वो आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी कर सकते हैं। तो उसको आप ब्लॉक जिस वक्त करने की बात करते हैं ना, तो वो उस वक्त आप कर सकते हैं कि उनको देखें, जैसे कहा जाता है कि नए शेयर्स जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि ये वही लोग हैं कि जिनके साथ जब आप अपनी कोई बात शेयर करते हैं या डिस्कस करते हैं कि मैं यार ये करना चाहता हूँ, होता क्या है, कोई एंटरप्रेन्योर है ना, हमारे साथ इस किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं लोगों के, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल वर्कशॉप्स भी मैं कंडक्ट करता हूँ, तो उसमें यंग लड़के लड़कियाँ मुझे बताते हैं कि जी इनिशियली हमने आइडिया किससे शेयर करना है, अपने घर वालों से या अपने दोस्तों से। अब होता क्या है कि वो हमारे जैसे ही हैं, उनसे जब ये बात कर रहे होते हैं कहते हैं यार ये हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है, इस पर इतना कैपिटल इन्वॉल्व है, इस पर इतनी एफर्ट इन्वॉल्व है, ये काम हो रहा है, ठीक है करने दो। होता क्या है, एक वो बड़ा अच्छा पम्प्ड अप आता है बंदा, आपसे आइडिया शेयर करता है, वो वहीं ठोस हो जाता है। अच्छा, फिर कई ऐसे लोग होते हैं, आइडेंटिफाई करने की आपने बात की ना,
आपको पता है इस काम का पोटेंशियल बड़ा है, लेकिन वो बंदा कहता है कि यार चलेगा नहीं। अच्छा 2-3 काम और मैंने उसके साथ डिस्कस किए, नहीं चलेगा। हाँ, I'll give my example. When I entered this field of training and development, and I've told it many times कि I was very young when I started it. तो उस पे मुझे कई लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया, और कई कुछ सीनियर लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि इट्स अ डाइंग फील्ड। मुझे इस एक बात का पता था कि ह्यूमन कैपिटल ने ना बढ़ते रहना है। आपकी आबादी हर गुजरते हुए लम्हे के साथ बढ़ रही है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ना काम कभी रुकता नहीं है। तो लॉजिकली ये बात मुझे इट नेवर मेड मेरे सेंस ख्याल टू में मी अगर कि मैं अपने काम नहीं इसमें चलेगा। ओपिनियन ऐड करूं, सो अगर आप अंदर से आपकी ज़ात मजबूत है और आपको अपनी सलाहियतों का पता है, आपने अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको पता है कि एंड रिज़ल्ट इसका क्या होगा या मेरा मकसद क्या है। हो सकता है ये चीज़ों के हवाले से बाकी चीज़ों के लिए इस चीज़ ने काम ना किया हो, लेकिन मेरी ज़ात को लेकर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। सो जब आप अपनी ज़ात में स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके गोल्स आइडेंटिफाइड होंगे, आपको अपना एंड रिज़ल्ट डेस्टिनेशन पता होगा, सो अगर आप पर कोई क्रिटिसिज्म भी कर रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तनकीद बराए तनकीद की यहाँ बात हो रही है। Exactly. आप अपने आप में कितना मुतमईन है, कितना कॉन्फिडेंट है, यहाँ पर ये चीज़ मैटर और करेगी। पर्सनैलिटी बड़ा काउंट करती है। पर्सनालिटी काउंट करती है। रिएक्शन हमारा ऐसे लोगों की तरफ क्या होना चाहिए अगर ये हमारे इमीडिएट रिलेटिव्स हैं या बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते? मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, और मैं लोगों को भी यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिस वक्त आपको लोगों की समझ आ गई है ना, फिर आप उनका मज़ा लें। अच्छा, मज़ा किस तरह से लें कि आपको पता है कि ये बात मैं करूँगा ना, कई दफ़ा ऐसा होता है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या आप जो कॉमन लोग हैं जिनसे आप रेगुलरली मिलते हैं, तो आपको पता होता है कि इसकी क्या नेचर है। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आपको एक बंदे का पता लग गया है ना, अब मज़ा लो। अब मज़ा लेने के लिए ना कोई बात, जिसको शुद्धनी कहते हैं ना कोई शुद्धनी छोड़ के देखो, और फिर देखना वो क्या कहता है। जब आपका जो उसका नेचुरल रिएक्शन है आपको पता होगा ना, और वो वही बात करेगा, तो वो एक सनद रहेगी उस लेकिन बात की देखें, कि ये ऐसे ही करेगा। हमारी एनर्जीज इस तरह की होती हैं कि हम अपनी इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं पाल सकते। हमारी एनर्जीज को हमें अपने तक और अच्छे वे में इस्तेमाल करना चाहिए। हम इंसान हैं, अगर हम हर एक के मुंह लगने लग जाएंगे तो वो फिर हम खुद नहीं ग्रो कर नहीं, हर सकते। एक, मैं वही कह रहा हूँ, हर एक के सो मुंह मेरे ख्याल में व्हाट आई फील, मैं अपनी साथ साथ ओपिनियन भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको पता है कि इस इंसान ने हमेशा आपको क्रिटिसाइज ही करना है, पहली ऑप्शन तो ये है कि आप उसकी कंपनी अवॉइड करें मैक्सिमम। लेकिन फिर भी कहीं पर आमना सामना हो जाता है, सो मेरे ख्याल में आप उन लोगों के साथ बहस में वो जो कह रहे हैं आप एक साइलेंट लिसनर बनकर उनको कहने देंगे ना, वो खुद ही बोल बोल कर चुप हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये साइलेंस है, ये गोल्डन रूल है एवरीवेयर। और आपने अभी एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ओपिनियन का। कोई भी शख्स आपसे कोई बात करता है ना, तो वो उसकी ओपिनियन हो सकती है, वो कोई हतमी बात नहीं हो सकती कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, मेरे नज़दीक ये ओपिनियन मेरी लाइफ को लेके वैलिडेट नहीं करती। और ये कि हर चीज़ को पर्सनल लेना, अपने इमोशंस हर सिचुएशन के साथ, हर इंसान के साथ अगर हम अटैच करने लग जाएंगे, सो हमारा सुकून तो बर्बाद हो गया। सो मेरे ख्याल में हर चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। वो जो कह रहा है उसकी राय है, उसको कहने दें। आपने अपना पीस, अपना जो तमाम चीज़ें हैं उसको कायम रखना है। लेकिन जब हम कहते हैं ना हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म, अब ये हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म में मैं ये स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि हाउ टू टेक अ हेल्दी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब आपने ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद को भी आप कहें कि हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म और इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, इससे आपको नुकसान होगा। उसमें पर्सनैलिटी का फ़र्क आएगा ना, कि अगर आपकी इसमें लोगों को ना ओवरऑल ये टू वे एक चीज़ है। टेकिंग क्रिटिसिज्म जो है ना, ये एक टू वे सोर्ड है। दो चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, या तो आप बाउंस बैक बहुत अच्छा करेंगे या आप अपने शेल में चले जाएंगे। यहाँ पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने वाली बात होती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ना, जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं टेकिंग क्रिटिसिज्म की, तो उसमें एक चीज़ को हमें अपने अंदर, ये तो अभी हमने लोगों की बात की ना कि जो लोग करते हैं हमारे साथ, एक चीज़ हमें अपने अंदर उसका ख्याल रखना चाहिए, और वो ये है कि आपकी ईगो कितनी है। कई दफ़ा ना हमारी ईगो बहुत बड़ी होती है, सामने वाला ठीक कह रहा होता है, वो ये बात है ना कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। और आपको एट टाइम्स कोई एक ऐसा आदमी जो आपके लिए आपको लगता है कि इतना कोई बहुत कोई ख़ास आदमी नहीं है, हम उसकी बात को भी वो ख़ास वेटेज नहीं देते, वो बहुत बड़ी बात कर जाता है, बहुत अच्छी बात कर जाता है। सो
ईगो जो है ना एट टाइम्स हमें ब्लाइंड कर देती है इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि दुनिया में कोई मुकम्मल नहीं है। अक्सर लोग ये कहते तो हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं प्रैक्टिकलिटी में। तो ईगो जो है ना उसको साइड पे रख के सिर्फ इस लेंस के साथ देखें कि ये चीज़ उसने जो बात की है ठीक है, ये मेरे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। मैं अगेन गिविंग माय एग्जांपल, मुझे काफ़ी अरसा हो गया था काम करते हुए एंड बड़ा अच्छा फीडबैक भी आता था लोगों की तरफ से, सेशंस में से भी आपको एक वाइब आनी शुरू हो जाती है, तो आपको पता होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे एक साहब मिले और उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जी अभी आपको ना कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। पहला जो मेरा रिएक्शन था ना, मैंने कहा यार इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है कैसे, उस होता क्या है, आप किसी भी चीज़ को ना रिएक्शन जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैंने बात सुनी, आई सेड ओके, मैंने उसको उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया और बात बिल्कुल ठीक थी कि मुझे अभी काफ़ी सारे एरियाज़ पे सीखने की ज़रूरत है और मुझे वो सारी ज़िंदगी रहेगी। बट आई थिंक कि वो पर्सन डिपेंड करता है वो आपके साथ कितना अटैच था, कितनी उसकी एसोसिएशन थी, कितना वेल विशर था। और दूसरा ये कि फिर आपने भी, यानी वो मेरे ख्याल में वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होगा जो आपने उस टाइम लिया। अगर वो आपको लेट डाउन करने के लिए, यार तुम तो कुछ भी अच्छा नहीं करते, तुम ये कर ही नहीं सकते, सो ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये कि ये अच्छा है लेकिन तुम्हें मजीद काम करने की ज़रूरत है, ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव फीडबैक है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो आप एक और जोन में होते हो ना, आपको जब इर्द गिर्द से बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा होता है ना, और आपको लोग कहते हैं यार सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो आपको लगता है यार मुझे सब आता है। तो ये मैं लोगों को समझाता हूँ और ख़ुद भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि कुदरत का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ना आपको ऑटोमेटिकली नीचे ले आते हैं कि बेटा ज़रा पाँव नीचे और ले ये आएं कि अपने। खुद को कभी भी ओवर रेट नहीं करना चाहिए। आपको खुद, ठीक है आप अपनी बेहतरी के लिए काम करें, लेकिन आप ये कहें 100% आप सही काम करते हैं या आप सीख चुके हैं, तो ऐसा इंसान हमेशा मार खाता है। वो चाहे जितनी मर्जी ओहदों पर रह के, बड़े ओहदों पर रह के काम कर चुका हो या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, हमेशा 1% मार्जिन रखें कि गलती आपसे भी हो सकती है, अभी आपने मज़ीद भी सीखना है। अगर आप अभी से हर फन मौला कहें कि मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट करता हूँ, तो ऐसा इंसान ज़्यादा जल्दी मार खाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तनकीद बराए इस्लाह, ये हमारी तरक्की के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको कैसे लेना चाहिए? देखें, एक चीज़ सबको समझने की ज़रूरत है कि हमें गाहे गाहे रियलाइज़ करवाते रहना चाहिए। और एक और चीज़ साथ ऐड कर लूँ कि ये जो तनकीद बराए इस्लाह है, इसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। बिल्कुल, देखें हमारी फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम ओवरऑल एवेल्यूएट करें ना अपनी ज़िंदगियों को, तो हम अपनी लाइफ्स को फीडबैक्स के ऊपर गुजार रहे होते हैं। आपके शो का एक फ़ीडबैक आता होगा तब ये शो चल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा तो इदारा कहेगा जी लेट्स डू समथिंग एल्स। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगियों में भी करते हैं कि जब फीडबैक लोग जो दे रहे होते हैं, हम उसके ऊपर एवेल्यूएट कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को कि हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है और वही वाली बात है कि लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हम क्या फ़ीडबैक दे रहे हैं। हमारा फ़ीडबैक या हमारे चंद अल्फाज जो हैं वो दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हैं, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो मेक और ब्रेक सिचुएशन भी क्रिएट कर देते हैं और उस शख्स के सोल्यूशन लिए। ओरिएंटेड, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है उसमें खामी है, तो उसका सोल्यूशन बताएं कि आप इसको Exactly, बेहतर कैसे कर exactly. सकते हैं, हम इसको मिलकर बेहतर कैसे कर सकते हैं। एटीट्यूड बड़ा काउंट करता है आपका। पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए पॉजिटिव या आपके पॉजिटिव फीडबैक, हेल्दी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हाउ मच दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझें कि ये आपकी खुराक है, ये आपकी डाइट है, कि अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो आपका और बेहतर काम करने को दिल करता है, आपका चीज़ों को और इम्प्रूव करने का दिल करता है। अगर एक थ्रू आउट नेगेटिव आपको फीडबैक मिलता रहेगा ना, तो आप कहीं ना कहीं मुरझाते जाएंगे। अफ्रीका में एक ट्राइब है, उनके बारे में मशहूर है कि वो अपने इलाके का जो कोई एरिया का दरख्त उन्होंने काटना होता है ना, वो काटते नहीं हैं। वो सारी ट्राइब चली जाती है उस दरख्त के पास और उसको जाके ना अपनी ज़बान में लान तान करना शुरू कर देते हैं, गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं। और वो इतनी एक नेगेटिव बातें करते हैं उस दरख्त के सामने कि वो कहते हैं कि जी वो दरख्त ऑटोमेटिकली मुरझा के इस स्टेट में आ जाता है कि फिर उसे काटना मुश्किल नहीं रहता। तो ये नेचर जो है ना आपकी, वो इट्स पार्ट ऑफ द नेचर, इट्स देयर इन द सिस्टम। नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा होगी और आप बहुत ज़्यादा, आप अपनी ज़िंदगी में हम अगर देख लें, कांस्टेंट अगर नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द है तो हमें कहीं ना कहीं रिवाइंड करना पड़ता है अपने आप को। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारी इतनी कंज्यूम कर रहा होती है ओवरऑल लाइफ में कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम कैसे इससे निकलें। तो हमें वी नीड टू स्टेप आउट ऑफ दोज पर्टिकुलर सिचुएशंस फॉर सम टाइम, ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें।
तो ये होता है जब ये प्लांट्स के साथ, दरख्तों के साथ इस तरह होता है तो इंसान ज़्यादा सेंसिटिव है। सो आपके 4 अच्छे बोल जो हैं वो किसी का भी दिन बना सकते हैं। अगर आप, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप आते हो कहीं, आपको कोई 3-4 लोग कहते हैं कि यार यू लुकिंग गुड, यू डिड वेल, आपका बेहतर करने का दिल करता है, चाहे आप जितने मर्जी डीमोरलाइज्ड आए हो या डीमोटिवेटेड आए हो। लेकिन अगर आपने किसी दिन किया ना कि यार मैंने आज बड़ा अच्छा काम किया एंड आई परफॉर्म रियली वेल, और उस लेवल का आपको अप्रिसिएशन नहीं मिली, तो आप कहते हैं यार ये क्या है। लेकिन वो अगेन वही बात है ना कि फिर आप बहुत ज़्यादा वैलिडेट ना करें, वैलिडेशन की आपको ज़रूरत ना रहे, ना खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करें और ना खुद को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करें, और मतलब बेहतरी की गुंजाइश रखें। अगर मैं आज बहुत अच्छा भी बोल रही हूँ ना, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये सोचना चाहिए कि मैंने भी अभी सीखना है, क्योंकि मेरी मंजिल ये नहीं, मेरी मंजिल इससे आगे की है। सो वो मैंने आगे की दौड़ के लिए खुद को तैयार करना है। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आपको कोई बिला वजह का क्रिटिसाइज़ करे है, सो वो आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन आपकी एनर्जीज इतनी फालतू नहीं होनी चाहिए कि आप हर एक को मुंह लगाते फिरें। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ उन लोगों की आप बात सुने जो आपके लिए मैटर करते हैं, जो आपके वेल विशर हैं और जो सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताते हैं। और आपका एक क्लोज बबल होना चाहिए। 3 से 4 वो लोग होने चाहिए जिनके पास आप अपने किसी भी मोमेंट में जाके डिस्कस कर सकें और वो आपको गाइड कर सकें कि यार इसको इस तरह से कर लो और इस तरह से ना करो, क्योंकि कैथारसिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस कैथारसिस के बाद आपको जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो होते हैं एक्चुअल सॉल्यूशंस जो आपकी इंप्रूवमेंट में कारगर साबित होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जाज़ेब साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूज़ अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।